हेलो गाइस, टुडे करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है महुआ मोइत्रा जी पर एथिक्स पैनल ने इनको डिस्क्वालीफाई करने की रिकमेंडेशन दी है। अब ये किस चीज़ के लिए? तो मुद्दा है केस ऑफ क्वारीज। केस ऑफ क्वारीज क्या होती है? क्वारीज का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। हमारा कोई भी एमपी है, एमएलए है, वो विधानसभा और संसद में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के अधिकार के तहत जो महुआ मोइत्रा जी ने उन्होंने संसद में क्वेश्चन पूछे। पर ये तो नॉर्मल चीज़ है, फिर न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि इन्होंने अपने जो लॉगिन आईडी थी वो किसी बिजनेसमैन को दी और उस बिजनेसमैन ने इनके बिहाफ पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जो उनके राइवलरीज जो भी बिजनेसमैन थे उनको लॉस कर गए। तो ये एक क्राइम हो गया। अब वो इनका क्राइम की जांच होगी भाई कि ऐसे क्राइम में ऐसे इन पे अपराध के मुद्दे लग गए, तो उसकी जांच करने के लिए जो रिपोर्ट थी वो भेजी गई थी एथिक्स कमेटी के पास में। तो एथिक्स कमेटी ने फाइनल रिकमेंडेशन दी है कि महुआ मोइत्रा जी को आप डिस्क्वालीफाई कर दो। अब जो एथिक्स कमेटी है ना, वो ओनली रिकमेंडेशन ही दे सकती, सिफारिश कर सकती कि इनको ये एक्शन ले लो, इन पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, बट वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकती है। अभी वर्डिक्ट कौन देगा? ये जब लोकसभा वापस सेशन बैठेगा पार्लियामेंट का विंटर सेशन में, तब क्या इस पर डिस्कस होगी और इस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग इनके सपोर्ट में होगी कि इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए तो ये नहीं होगी। अगर इनके खिलाफ होगी वोटिंग कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये हमारा पहला आर्टिकल था। चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यूके के 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। यूके के 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसके बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सबसे पहले जानते हैं किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो पहला मिला है बेरीनाग, बेरीनाग टी है, बेरीनाग टी। दूसरा प्रोडक्ट है बिच्छू बुट्टी, बिच्छू बुट्टी को जीआई टैग मिला। तीसरा है महुआ, जिसे रागी भी कहा जाता है, हिमालयन रागी कहा जाता है। महुआ जिसे हिमालयन रागी भी कहा जाता है, उसे जीआई टैग मिला है। चौथा है झंगोरा। चौथा क्या प्रोडक्ट है? झंगोरा। तो कौन कौन से 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? 15 प्रोडक्ट मिला है, लेकिन हम यहाँ पे न्यूज़ में देख रहे हैं 4 प्रोडक्ट दिखे। बेरीनाग टी, दूसरा है महुआ, तीसरा झंगोरा, चौथा है बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी एक प्लांट है जिसका यूज़ कपड़े बनाने में किया जाता है। इसके जो कपड़े बनते हैं ना, वो सर्दियों में आप पहनोगे तो आपको गर्मी वाला फील देगा, मतलब आपको गर्म रखेंगे, और गर्मी में पहनोगे तो आपको इतना गर्मी का एहसास नहीं देगा। तो इतने अच्छे क्वालिटी के कपड़े होते हैं। महुआ ये रागी भी कहा जाता है, ठीक है। झंगोरा, झंगोरा भी प्लांट है वहाँ का, यूके का, इनको जीआई टैग मिला है। अब जान लेते हैं हम जीआई टैग के बारे में। सबसे पहले जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग क्या है? ये एक साइन होता है या सिंबल होता है या चिन्ह होता है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। अब लगाया जाता है तो क्या है? तो ये स्पेसिफिक किसी लोकेशन को शो करता है। मतलब जीआई टैग किसी पर लगाया जाता है, वो किसी लोकेशन को दर्शाता है कि हाँ भाई उस लोकेशन का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये दर्शाता है। सॉरी, स्पेसिफिक लोकेशन को दर्शाता है, ठीक है। अब जीआई टैग कौन देता है और यूज, पहले यूज कौन करता है? अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला तो यूज, तो जिस व्यक्ति से संबंधित या किसी व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है या किसी लोकेशन को मिला है, तो उससे संबंधित जो होता है वही लोग होते हैं, वही उसको यूज कर पाते हैं, कोई और लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ये जीआई टैग के बारे में हमने जान लिया कौन यूज कर सकते हैं। अब इस देता कौन है? जीआई टैग लेने के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा। किसके अंदर में पंजीकरण करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा, एक संस्था है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट नाम की संस्था है, उसके पास आप जीआई टैग के लिए पंजीकरण करवा सकती है। अगर वो क्वालिटी चेक करेगी, आपका प्रोडक्ट है वो जीआई टैग पाने योग्य है, तो वो जीआई टैग दे देगी। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल बाद में रिन्यू होगा। इसका देने से भी ये फायदा होगा, कोई और इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाता। सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग जो टी है ना, उसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना। क्या क्या चीज़ें हमने जानी जीआई टैग के बारे में? सबसे पहले जीआई टैग एक साइन है, ये प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। लगाए जाने से उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक लोकेशन और जियोग्राफिकल लोकेशन हो जाती है। कौन दे सकता है इसके लिए पंजीकरण करवाना पड़ता है। किसके पास पंजीकरण होगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट के पास में। सबसे पहले किसे मिला था? 2004 में मिला था। किसको? दार्जिलिंग टी को। अभी तक 300 से अधिक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है और इसका यूज 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद में इसको रिन्यू करवाना जरूरी है, ठीक है। जीआई टैग के लाभ क्या है? तो जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है कि हाँ इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाती है। लोग उसकी क्वालिटी को पैमाना मानते हैं, हाँ जीआई टैग मिलता है तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो पहला है क्वालिटी में बढ़ जाती है, फिर पैटर्न बढ़ जाता है। इंटरनेशनली लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी ओर, उसका टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, लोग अट्रैक्ट होकर उसका प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं इसके, ठीक है। जीआई टैग के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में? लीगल फ्रेमवर्क ये है कि जीआई टैग के लिए 1999 का एक एक्ट है। 99 के एक्ट में ये बताया गया किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल सकता है तो कोई और इस प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकता है। दूसरा है एक पेरिस कन्वेंशन है ना, उसको भी इंडिया ने साइन किया गया कि हाँ पेरिस कन्वेंशन जो जीआई टैग से रिलेटेड है उसको भी इंडिया ने साइन किया। तीसरा डब्ल्यूटीओ का एक ट्रिप एग्रीमेंट है, डब्ल्यूटीओ का एक ट्रिप एग्रीमेंट है, इससे भी इंडिया साइन किया हुआ और उसी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो जीआई टैग के लिए 3 लीगल फ्रेमवर्क में इंडिया हस्ताक्षर है या काम कर रहा है। पहला 1999 का एक्ट है, फिर पेरिस कन्वेंशन में इंडिया डील है, और ये है जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप एग्रीमेंट है, इसको भी इंडिया मानता है। तो जीआई टैग के बारे में एक बार डिटेल में जान लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीआई टैग। हाल ही में यूके के 15 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। कौन कौन से 15 प्रोडक्ट को मिला? सभी का तो नाम दिया, 4 प्रोडक्ट का नाम दिया गया है। पहला है बिच्छू बुट्टी।
बिच्छू बुट्टी एक प्लांट है जिससे कपड़े बनते हैं। कपड़े कैसे बनेंगे इससे? इन कपड़ों का यूज़ विंटर में आप कर सकते हो तो आपको समर वाली फील देगा, समर में आप इसका यूज़ करोगे तो विंटर वाला फील देगा। मीन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। दूसरा है जंगुआ, जंगोरा, दूसरा प्रोडक्ट है वो जंगोरा है। जंगोरा क्या है? जंगोरा एक प्लांट्स है जो वहाँ पे यूके में पाया जाता है, जिसे जीआई टैग मिला है। तीसरा है महुआ, जो हिमालय में इसे रागी भी कहा जाता है। महुआ, ये देखो महुआ, तीसरा महुआ है जिसे हिमालयन रागी भी कहा जाता है, जिसे जीआई टैग मिला है। चौथा हमारा प्रोडक्ट है वो टी है। कौन सी टी है? बेरीनाग टी। बेरीनाग टी, ये हिमाचल में भी बेरीनाग टी होती है और यूके में भी होती है, यूके प्लस हिमाचल दोनों में होती है। लेकिन जीआई टैग किसे मिला है? बेरीनाग टी जो यूके वाली है उसको जीआई टैग मिला है। तो यूके के 4 प्रोडक्ट हमने देखे। कौन से? बेरीनाग टी, बिच्छू बुट्टी जो प्लांट है उसे मिला है, जंगोरा जो प्लांट है उसे मिला है, और चौथा हमारा महुआ जो रागी है, हिमालयन रागी है जो यूके में पाई जाती है, उसको जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग के बारे में जान लो। जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग क्या है, कैसे मिलता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में। जीआई टैग, जीआई टैग ये एक साइन है या सिंबल है या चिन्ह है, हिंदी बोले तो चिन्ह है। इसका यूज किसी प्रोडक्ट पे किया जाता है। ये देखो ऐसा एक प्रोडक्ट पे यूज किया जाता है। इसके यूज से क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, लोग इसके प्रति ट्रस्टी हो जाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कौन देता है जीआई टैग, कैसे लिया जाता है? इसके लिए आवेदन किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट के पास अपना आवेदन भेजो। आवेदन कौन भेज सकता है? जो भी कोई भी पर्सन भेज सकता है, कोई भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन वो आवेदन भेज सकता है। आवेदन भेजने के बाद में उसकी जांच होगी। फाइनली अगर आपका प्रोडक्ट है वो जीआई टैग पाने योग्य तो आपको जीआई टैग दिया जाएगा। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल बाद में आपको इसको रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, आज 300 से अधिक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है और 300 से अधिक प्रोडक्ट को मिला। सबसे पहले मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग की टी है उसके सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है? जीआई टैग के लिए लीगल फ्रेमवर्क ये है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अभी अल नीनो के कारण वहाँ पे काफी रहन हुई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है वहाँ पे काफी रहन हुई है, तो वहाँ पे क्या बाढ़ की सिचुएशन बन गई, फ्लड आ गई है। तो ये था न्यूज में। हमारे लिए न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है और कौन कौन से देश शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रिगार्डिंग 3 थ्योरी चलती है, 2 थ्योरी चलती है। पहली थ्योरी के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है। कुछ लोगों को मानना नहीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफी बड़ा है, उसमें तो 8 देश है, लेकिन ज्यादा मान्यता मिलती है 4 देशों वाली थ्योरी को। 4 देश कौन कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है या एक ट्रिक्स याद रखनी है। सीड्स, सीड मतलब एस का होता है सोमालिया, ई का इरिट्रिया, दूसरी ई का होता है इथियोपिया, डी का होता है जिबूती। 4 देश कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ये जो 4 देश दिए हैं ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश। सीड को याद रखो आप। दूसरी थ्योरी में क्या करना? 4 देश और ऐड करने। पहली थ्योरी में 4 देश है, कौन से? सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। दूसरी थ्योरी में आपको 4 देश और ऐड करने। 4 देश और कौन कौन से ऐड करने? तो सूडान को ऐड करना है, साउथ सूडान को ऐड करना है, युगांडा को ऐड करना है, केन्या को याद है। तो दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा जो मैप दे रखा है ये आ जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। पहली थ्योरी 4 देश कौन कौन सी हैं? सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। दूसरी थ्योरी में 4 और देश ऐड करना, सूडान, साउथ सूडान, केन्या और युगांडा। अब एक और कुछ लोगों का मानना है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी है, एक कुछ लोगों का मानना है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो उसमें कौन कौन से देश है? तो ये 8 देश तो है ही। कौन कौन से? 4 तो सीड वाले, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। उसके बाद में 4 कौन सा? सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, केन्या। इसके अलावा 2 देश और ऐड करने। कौन से 2 देश और ऐड करने? आपको करने हैं बुरुंडी और रवांडा। बुरुंडी, रवांडा। ये देखो बुरुंडी की मैप आप देख लो, यहाँ पे बुरुंडी है, साइड में देखो इस युगांडा के नीचे है बुरुंडी और युगांडा के साइड में रवांडा। ये 2 देश और ऐड करते हो जाता है ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैंने आपको 10 देशों के बारे में बताया। 10 देशों की आप लोकेशन भी याद रख लेना, 10 देशों की बॉर्डर कंट्री कौन सी है वो भी याद रखना, और 10 देश किस में आती है वो भी याद रखना। सबसे पहले है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है, कौन से हैं? सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। उसके बाद में दूसरी थ्योरी आती है उसमें कौन से 4 देश और ऐड करें? सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, केन्या। फिर ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 2 देश अपने और ऐड करें, युगांडा, बुरुंडी। ये 10 देशों के बारे में। सोमालिया की आप लोकेशन देख लो, सोमालिया ये जो देश है ना सबसे बड़े वाला, ये देश सोमालिया है। एक बार साफ करके दिखाता हूँ आपको सोमालिया की एग्जैक्ट लोकेशन, नेबरिंग कंट्री। पूरा मैप को एक बार याद रखो, मैप को माइंड में रखना जरूरी है। क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद नहीं रखना, बट इतना जरूर रखना कि कौन सा देश कहाँ है, उसका नेबर कंट्री कौन सा। इतना बार बार देखोगे ना तो थोड़ा बहुत याद रह ही जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठोगे थोड़ा बहुत याद आ ही जाएगा आपको। तो आप देख लो ये सोमालिया की लोकेशन। सोमालिया काफी न्यूज में रहता है, मूवी भी बनी है ना, वो कैरिबियन सी वाली कुछ मूवी है जहाँ पे वो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे वगैरह। तो वो है ना सोमालिया के लुटेरे, काफी फेमस है यहाँ के लुटेरे। तो फेमस मीन्स काफी बदनाम है ये। तो सोमालिया की एक बॉर्डर कंट्री है जिबूती, इससे सीमा लगती है। फिर है इथियोपिया, इससे बाउंड्री लगती है। नीचे एक केन्या। सोमालिया की सीमा 3 देशों से लगती है। कौन कौन सी है? जिबूती है, इथियोपिया है और केन्या। 3 देशों से सोमालिया की बॉर्डर लगती है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे बाबल मांडव स्टेट है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बाबल मांडव। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये
स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट। यहाँ रेड सी है, इसको ध्यान रखना, या इंडियन ओशियन है, इसको ध्यान रखना। तो ये सोमालिया की लोकेशन थी, इसको आपको याद रखना है। यही पूरा आर्टिकल था और पूरे आर्टिकल में यही लिखा गया था। आप पढ़ सकते हो आराम से, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडियाज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। अब न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले न्यूज़ में इसलिए है कि पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस बेस्ड एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। इन्होंने इंडिया द्वारा जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में जो भी काम किया जा रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी तारीफ करी। इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसके लिए इन्होंने तारीफ करी, इसलिए न्यूज़ में आया। अब जान लो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 है क्या। इसे सबसे पहले 2007 में जारी किया था। किसने किया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसने 2007 में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 जारी किया था। बाद में 2017 में इसे अपडेट किया। तो पहले इसके बारे में जान लिया। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? ये एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 23 राज्यों ने, वर्तमान में एक वो प्रीलिम ऐसे इफेक्ट बना सकते हैं ऑप्शन कि वर्तमान में सभी राज्यों ने इसको लागू कर लिया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कोड को सभी राज्यों ने लागू कर दिया, तो नहीं 23 राज्यों ने इसको लागू किया। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर वगैरह उन्होंने लागू नहीं किया है। क्यों नहीं किया? वो तो अलग अलग रीजन हो सकता है। आपको सिंपल याद रखना है कि इसको लागू सभी राज्यों ने नहीं किया, कुछ राज्यों ने किया, कुछ राज्यों ने इसको लागू नहीं किया। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? ये क्या करता है? बिल्डिंग जो भी बनती है ना, बिल्डिंग कोड 2017 ये क्या काम करेगा कि कोई भी नई बिल्डिंग बनेगी या पुरानी बिल्डिंग है, उनमें वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए, बिल्डिंग की दीवारें कैसी है, उसमें खिड़कियाँ कैसी, इन सब के बारे में देख रेख करता है। और ये दो टाइप की एडवाइस देता है। एक एडवाइस होती है मैंडेटरी होता है, आपको मानना ही पड़ेगा, और दूसरी होती है उसको मानो ना मानो आप पर डिपेंड करता है। ये दो टाइप की एडवाइस देता है। ऐसा भी लिखा आ जाए कि नहीं ये मैंडेटरी मानना जरूरी है, तो अगर नहीं एक को मान भी सकते हो, और एक ऐसी एडवाइस होती है जिसको आप नहीं मानो तो भी चल सकता है। ये इसके बारे में कोड 2017 को पालन करते हैं, उसके बेनिफिट क्या होगा? इसके बेनिफिट ये होता है कि अगर इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर सनलाइट वगैरह की व्यवस्था है, तो आप 25 से 50% तक की एनर्जी को सेव कर सकते हो। 25 से 50% तक की एनर्जी को आप सेव कर सकते हो, इसकी व्यवस्था अगर इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हो तो। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट है किन किन पर लागू होगा, मतलब जो ये जो इनके जो रूल्स है वो किन किन पर लागू होगा। होटल है, कोई मकान है, जो बड़ी बिल्डिंग्स है, स्कूल है, ठीक है, इन सब पे लागू होगा। जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है उस पर ये लागू होगा। एम क्या है? बिल्डिंग के 6 प्रमुख घटक होते हैं ना, उस पर ध्यान रखना। घटक कौन कौन से मैंने बताई चुका। दीवार कैसी होती है, खिड़कियाँ, प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत प्रणाली सिस्टम अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ इसके जो एडवाइस होती है उसको मानना कंपलसरी अनिवार्य है, लेकिन कुछ होते हैं उसको मानो ना मानो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप जान लो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स कौन जारी करता है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ये भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वही जारी करता है। ठीक है, इसमें टॉप किया है कर्नाटक ने, और उसके बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह राज्य आए, लेकिन टॉप किया है कर्नाटक। इतना याद रखना, ज़्यादा तो आपको याद रखना, बस सिंपल सी बात याद रखना ये क्या है और कौन जारी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ लिखा है वो भी आपको एक बार बता देता। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 से 25% तक की एनर्जी सेव होगी। और कहाँ का लागू होगा? एप्लीकेबल होगा कमर्शियल बिल्डिंग पर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लागू होगा, मल्टीप्लेक्स पर लागू होगा। इससे अधिक आप एनर्जी का यूज़ करते हो 100 वॉट से अधिक, तो वहाँ पर ये लागू हो जाएगा। हिंदी में भारत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2017। पेरिस स्थित एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसने भारत की तारीफ करी क्योंकि भारत ने ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में काफ़ी अच्छा काम किया है। सबसे पहले इसके बारे में जान लो, भारत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के बारे में। ये 2007 में पहली बार जारी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जारी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। इसे 2017 के अंदर में अपडेट किया था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी 23 राज्यों ने इसे साइन किया है, और कुछ राज्य हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह इसने साइन नहीं किया है। अगर इसे लागू करते हो, अगर इसके पालन करते हो, तो 25 से 20 से 50% तक की ऊर्जा की बचत होगी। काफ़ी बेनिफिशियल अगर इसे लागू करते हो। कहाँ कहाँ ये लागू होगा? स्कूल जहाँ 100 से अधिक वोट यूज़ होता है, 100 से अधिक किलोवाट बिजली का यूज़ होता है, वहाँ लागू होगा। यहाँ अस्पताल है, बड़ी होटल है, स्कूल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स है, बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, वहाँ ये लागू होगा जहाँ अधिक लाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समझा दिया। इसके 6 प्रमुख घटक है, मतलब 6 प्रमुख घटक क्या कार्य करेगा? तो 6 प्रमुख घटक है। 6 प्रमुख घटक कौन से? दीवारें, छतें वगैरह उनका ध्यान रखेगा। पूरी लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे HVAC सिस्टम होना चाहिए। विद्युत पर शक्ति, विद्युत मतलब लाइट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गाड़ी ये देख रेख करेगा। इसके कुछ निर्णय होते हैं मानने जरूरी है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं मानो तो भी चलेगा। ठीक है, ये इसके बारे में। ये नई और पुरानी दोनों इमारतों पर भी लागू होगा। कुछ नई बिल्डिंग है उन पर भी लागू होगा, कुछ पुरानी बिल्डिंग है उन पर भी लागू होगा कि अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो। ठीक है, सारे राज्यों ने लागू नहीं किया, ये भी जान लिया था। नहीं क्यों किया? ठीक है, अब एक आया था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 में भी आया, जिसने कुछ और बिल्डिंग के दायरे को भी विस्तारित किया। एक नया एक्ट भी आया था जिसमें संशोधन किया था। उसने भी जो ये बना कोड था उसमें कुछ और दायरा बढ़ा दिया, किस किस चीज़ों को शामिल करना उसका दायरा और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब आप
के बारे में भी जान लो। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जारी करता है, ठीक है। रिलेटेड स्टेट के रिलेटेड स्टेट ने क्या क्या कार्य किया उसके रिलेटेड इसमें कर्नाटका ने टॉप किया है, उसके बाद सारे राज्य हैं उसकी लिस्ट है, लेकिन अपने लिए इतना मैटर करता नहीं, अपने लिए कर्नाटक का टॉप किया, बस वही थोड़ा बहुत देख लिया बहुत है, ठीक है। हिंदी में देख लो, हिंदी में नया एक एक्ट आया, संशोधन किया है, इसमें स्थिति बढ़ा दी गई है। और ये जो राज्य के लिए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट थी उसके बारे में भी दे रखा है, जिसमें कर्नाटक ने टॉप किया, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक। 1 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट चीता, 1 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट चीता क्या है इसके बारे में जानेंगे। न्यू प्रोजेक्ट चीता क्या है, न्यूज़ में क्यों है? तो भारत ने 2022 में प्रोजेक्ट अफ्रीकन चीतों को भारत में लाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिससे 1 साल पूरा हो गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अब जान लो आप इस पहले प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसे लागू कौन करेगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उस प्रोजेक्ट को लागू करेगी। अफ्रीका देशों से चीते लाएंगे, 5 साल में 50 से अधिक चीते लाए जाएंगे, और वो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में, जो अभी लाए गए वो कहाँ रखे गए? तो मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, वहाँ रखे गए हैं। तो ये इसके बारे में था, कूनो नेशनल पार्क में रखे गए। अभी कहाँ से लाए गए चीते? ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 से अधिक चीते लाए गए हैं। ये पहली बार इंटरनेशनल पहली बार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जंगल से एक जंगल से दूसरे जंगल में चीते भेजे जा रहे हैं। पहले क्या तो ये देशों में ट्रांसफर होता है, लेकिन इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब भारत का महाद्वीप अलग है, अफ्रीकन महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप, 2 अलग अलग महाद्वीप है। तो एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर हो रहा है चीतों का, तो ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। मतलब पहली बार हुआ था जब ये हुआ था वो, तो वहां से चीते लाके कहाँ रखे गए थे? कानून नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, वहां रखे गए थे, ठीक है। चीता जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज प्राणी है। चीता जो जमीन पर दौड़ते हैं ना, उनमें जमीन पर चलने वाला सबसे तेज प्राणी है वो चीता है, ठीक है। चीता समूह में होते हैं, चीता के 3 समूह होता है। एक में होता है मादा यानी फीमेल, और साग यानी कब्स, फीमेल और कब्स दोनों साथ में आते हैं। दूसरे में आते हैं मेल, और उसके जो भी कोलिजन होते हैं, कोलाइजन, वो साथ में आते हैं। तीसरा में अकेले मेल आते हैं, मतलब तीसरे चीता समूह के 3 समूह बनते हैं। उसमें पहला समूह होता है, उसमें फीमेल होती है और उनके कब्स जो बच्चे होते हैं वो होता है। दूसरा मेल होता है और उसका कोलाइजन होता है। तीसरा मेल अकेला आता है। ये 3 समूह बनते हैं। चीता है डे में एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर है, लाइक शेर है, तेंदुआ है, वो रात में एक्टिव होते हैं, इसलिए चीता है वो डे में एक्टिव होते हैं। चीता, इनका प्रजनन काल है, ब्रीडिंग टाइम कितना होता है? ये पूरे वर्ष में ब्रीड करते हैं, प्रजनन करते हैं। इनका गेस्टेशन पीरियड है, प्रजनन समय, मतलब जो बच्चा पेट में रहे वो कितना टाइम होता है? वो होता है 3 से 4, 90 से 95 दिन का इनका प्रजनन का जो समय होता है। चीता का ब्रीडिंग टाइम, चीते का ब्रीड या प्रजनन समय पूरे वर्ष करते हैं, और उनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 90 से 95 दिन का होता है। ये 3 से 5 बच्चों को जन्म देते हैं, और इनमें क्या होता है, 4 माह के बाद में दूध पिलाना छोड़ देते हैं, और 20 महीने के बाद में वो होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है। चीते का बच्चा जो भी होता है 20 महीने के बाद में ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब अफ्रीकन चीते के और एशियन चीते के बारे में थोड़ा अंतर जान लेते हैं, और इसकी IUCN लिस्ट भी जानते हैं। तो एशियन चीते हैं जो ईरान में पाए जाते हैं, उनकी संख्या 13 ही बची है, ठीक है। उनको IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड सिचुएशन में रखा गया। मतलब IUCN की जो लिस्ट होती है, IUCN में जो एशिया चीते हैं उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखा गया। जो अफ्रीकन चीते हैं वो IUCN की वल्नरेबल स्थिति है, मतलब ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जो अफ्रीकन चीते हैं वो हल्का भूरे रंग के होते हैं, इनमें मोटी त्वचा होती है। और एशियन चीते होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं, इनके जो शरीर होता है, जो गर्दन, उसके नीचे बाल भी होते हैं, ठीक है। वो ओनली ईरान में पाए जाते हैं, और 13 होते हैं एशियाटिक चीते। क्योंकि प्रोजेक्ट चीता जो हमने स्टार्ट किया था 2022 में, वो उसको 1 साल पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट चीता जो 2022 में स्टार्ट किया था उसे 1 साल पूरा हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में। अब प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट क्यों किया गया था कि 1948 में लास्ट जो भारत में चीता था वो मर गया था। इसके बाद में 1952 यानी 1952 में चीता को लुप्त प्राय घोषित किया गया, एक्सटेंट घोषित कर दिया गया था। अब इस चीते की वापसी करवाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही थी। तो अफ्रीका से 20 चीतों को लाया गया था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। इसलिए महत्वाकांक्षी योजना है। अब इस परियोजना को लागू कौन करेगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अथॉरिटी संस्था है ना, वो इसे लागू करेगी, और 1 साल पूरा हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 50 से अधिक चीतों को 5 वर्ष में भारत लाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अभी रखे जा रहे हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि भारत में कूनो जो भी टाइगर है, चीता है, उनकी संख्या बढ़ाना है, ठीक है। अभी जान लिया। हिंदी में आप एक बार देख सकते हो, प्रोजेक्ट चीता की 1 साल पूरा हो गया। प्रोजेक्ट चीता शुरुआत जो की गई थी तो उसको 1 साल पूरा हो गया। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में चीतों की वापसी के लिए लॉन्च किया गया था। 1952 में विश्व विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसकी लागू कौन करेगा? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो होती है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो इसे लागू करेगी। और इसका एम क्या है? 5 साल में 50 से अधिक चीतों को भारत लाने का एम है। वर्तमान में कहाँ से लाए गए? तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से वर्तमान में लाए गए हैं। 20 से अधिक रेडियो कॉलर वाले चीतों को भारत में लाया गया है, ठीक है। इसके बारे में, और ये पहली बार हुआ है कि इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप के जंगलों में चीतों को भेजा जा रहा है, ये पहली बार हुआ है। IUCN की किस स्थिति में आते हैं? IUCN में जो अफ्रीकन आते हैं वो वल्नरेबल आते हैं, और एशियन चीता आते हैं वो आते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके बारे में था। नेक्स्ट हिंदी में यहाँ पे ये दे रखा है कि इस चीतों की विशेषता क्या होती है। तो ये मांसाहारी, मतलब
जो मांस का सेवन करते हैं। उसमें एकमात्र बड़ा प्राणी है वो सबसे तेज भागता है, तो शिकार सबसे ज़्यादा अधिक उसका हुआ है। भारत में तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसकी विशेषता है कि जमीन पर सबसे तेज दौड़ता है, और भारत में लास्ट 1948 में देखा गया था 1952 में ये विलुप्त घोषित हुआ गया था, हो गया था। चीता अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया का एक मूल निवासी। बड़ी चीतों के बारे में जानते हैं। चीतों के बारे में पहला है कि चीता जो अफ्रीका और साउथ एशिया वहाँ की मूल निवासी, नेटिव है, यहाँ के नेटिव है। बड़ी बिलिया जो समूह होता है उसमें आते हैं, मूल निवासी यहाँ के मूल नेटिव है, यहाँ पाए जाते हैं। ये केवल अभी जो एशियाई चीता है वो केवल ईरान में पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 13 ही बची है। और जो अफ्रीकन होते हैं वो अफ्रीका, पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिसकी संख्या तो हजारों में है, ठीक है। और जमीन पे चलने वाला सबसे तेज जानवर है, जिसकी स्पीड काफी तेज होती है, रफ्तार से दौड़ता है। ये समूह में रहता है, एक तो होता है मादा और उनके शावक होता है, फिर नर गठबंधन होता है, फिर अकेले नर चलते हैं। मादा शावक मतलब फीमेल और उनके जो पब्स होते हैं वो है, और फीमेल कॉलेजन मतलब मेल कॉलेजन में चलता है, फिर अकेला सॉलिडेटरी में चलता है। ये इसके बारे में था। फिर है चीता मुख्य रूप से दिन के दौरान एक्टिव होते हैं, ये आप देख लो, चीता होते हैं डे में एक्टिव होते हैं, जबकि जो तेंदुए इनके जो कॉम्पिटिटर ये सब रात में एक्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो रात में एक्टिव होते हैं मांसाहारी, बट ये होता है चीता वो दिन में एक्टिव रहता है, ठीक है। इनका प्रजनन का होता है, पूरे वर्ष ये प्रजनन करते हैं। गर्भधारण की अवधि, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? गेस्टेशन पीरियड होता है 90 से 95 दिन का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है। गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो 90 से 95 दिन की होती है। चीते शावक लगभग 4 महीने के अंदर इनको दूध पिलाना होता है। चीते को 4 महीने में छुड़ा देता है, और लगभग ये 20 महीने की उम्र में स्वतंत्र हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों का एक बार कंपेरिजन भी देख लो, एशिया और अफ्रीकन चीता के बारे में। तो एशिया चीता होता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, आयुष्मान की क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है, और अफ्रीकन है वो आता है वल्नरेबल में। पहला कंपेरिजन। दूसरा होता है ये जो अफ्रीकन जो चीता है उनकी संख्या भी तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी जो वल्नरेबल में, तो वहाँ पूरे महाद्वीप में आ जाते हैं। और एशियन चीता है ओनली ईरान में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 13 है। ये थोड़े हल्के पीले रंग के होते हैं, एशियन चीता हल्के पीले रंग के होते हैं, जबकि ये जो अफ्रीकन चीता है वो हल्के पीले रंग के नहीं होते, हल्के भूरे रंग के होते हैं। और एशियन चीतों के जो बाल ज़्यादा होते हैं, गर्दन के नीचे बाल ज़्यादा होते हैं। ये एशियन चीतों के बारे में पूरी न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके बारे में देखो, रैंकिंग बहुत ज़्यादा निकलती रहती है, इतना आपको याद रखना जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रख लो। इसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज नहीं करती है, तो आप इतना याद मत रखो, लेकिन इतना याद रख लो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। ये रैंकिंग किसने करी है? यूएस बेस्ड एक कंपनी है, उसने रिलीज करी है, और किस किस को टॉप कराए वो उसके बारे में दर्शाया गया है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करा है? कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह ने जारी करी तो नहीं, यूएन वगैरह ने जारी किया तो नहीं, यूके बेस्ड एक कंपनी है, उसने ये रैंकिंग दी है, एजेंसी है, उसने ये रैंकिंग दी है। इसमें चाइना की जो क्वालिटी वाइज जो चाइना की यूनिवर्सिटी है उन्होंने टॉप किया है। क्वालिटी देखो, एक तो होती क्वालिटी, एक होती क्वांटिटी। क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा संख्या में, तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्वांटिटी वाइज टॉप किया है। इंडिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन आप क्वालिटी की बात करोगे कि टॉप 10 में, तो वहाँ चाइना के ही आए, मतलब ऊपर से ऊपर में चाइना आए, एक दो आए, लेकिन वो टॉप किया है, 10 में आए हैं। और इंडिया के क्वालिटी वाइज मतलब बहुत सारे आए, लेकिन वो नीचे आए हैं काफ़ी, मतलब 50 आ गए। एक तो है कि टॉप 10 की बात हो रही है, वहाँ चाइना के आ गई, भले 2-3 ही आए लेकिन आए चाइना के। और इंडिया के आगे 50 आ गए, लेकिन वो टॉप 100 में आए, टॉप 1000 में आए, लेकिन काफ़ी लास्ट में आए। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये स्थिति दिखी गई। तो इंडिया के कौन से बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे है, मद्रास है, इन्होंने तो आईआईटी दिल्ली है, इन्होंने टॉप किया है। ये रैंकिंग के बारे में पूरा आर्टिकल था, आप देख लेना एक बार, बाकी इतना है नहीं इंपॉर्टेंट जरूरी, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, ठीक है। अपने डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।